तो मुस्तफा जी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वापस मैं एक बार उसी पिक्चर पे चला जाता हूं इधर। भाई मान लीजिए हमने यहां पर इस मशीन पर हमने डीसी क्रिएट किया, इस मशीन पर हमने एडीसी क्रिएट किया। अब बात आती है कि इन क्लाइंट मशीन्स को कैसे कंफर्म होगा कि भाई नेटवर्क की इस मशीन पर डीसी है और इधर ऑल्टरनेट है। तो केवल हमें सभी क्लाइंट के प्रेफर डीएनएस सर्वर में डीसी मशीन का आईपी असाइन करना है और ऑल्टरनेट डीएनएस सर्वर के अंदर एडीसी मशीन का आईपी असाइन करना है, ताकि सभी क्लाइंट फर्स्ट रिक्वेस्ट करे डीसी को। अगर वहां से रेस्पॉन्ड मिल जाता है तो वेल एंड गुड, वरना उसी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया जाए ऑल्टरनेट डीएनएस सर्वर के पास। मुस्तफा जी क्लियर है इतना? जी सर। ठीक है, तो यहां पर दिस वन ठीक है, ओके देन क्लोज फायरवॉल देन। सबसे पहले हम लोग क्लाइंट डीसी की कनेक्टिविटी वेरीफाई करते हैं इधर। ठीक है, डीसी सर से ये कनेक्टिविटी बन फायरवॉल ऑफ हुआ है। नहीं करेंगे? फायरवॉल ऑफ कर दिया है भाई मैंने। सर ऐसा नहीं, फायर ऑफ नहीं करेंगे उतना आउटपुट दूसरा मिल सकता है क्या है? हाँ हो सकता है, हो सकता है। इसमें रिक्वेस्ट टाइम आउट भी हो सकता है कमलेश भाई, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल भी हो सकता है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो अब मैं इस क्लाइंट मशीन को डोमेन की मेंबरशिप प्रोवाइड करता हूं। स्विच यूजर, अदर यूजर, मेरे पास में एक प्रीत नाम का यूजर अवेलेबल है। ठीक है, अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि क्लाइंट मशीन पर मैंने एक डोमेन यूजर से लॉगिन किया, दैट इज प्रीत। अब यहां पर अगर मैं आपको देखूं बताऊं आपको, डीसी मशीन पर भी प्रीत यूजर अवेलेबल है और नोड 1 पर भी प्रीत यूजर अवेलेबल है, क्योंकि दोनों ने अपने सभी डोमेन ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ रेप्लिकेट किया। अब मैं वापस क्लाइंट मशीन पे ही जाता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रीत यूजर लॉगिन हो चुका है, जो कि एक डोमेन यूजर है एक मेंबर मशीन से। अरे हाँ यार, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था। यहीं पर किसी भी मशीन पे जाइए, चाहे वो डीसी है या एडीसी है, यहां पर आपको एक कंप्यूटर्स नाम का ओयू मिलता है। मुस्तफा जी, आपने अपने डोमेन के अंदर जिस जिस मशीन को मेंबर बनाया हुआ है उसकी पूरी लिस्ट आप इस ओयू के अंदर देख सकते हो कि आपने इस डोमेन के अंदर malik.com के अंदर कितनी क्लाइंट मशीन को ऐड कराया हुआ है या ज्वाइन कराया हुआ है। यहां से आप उसकी पूरी लिस्ट देख सकते हो। तो वापस वहीं पे चलते हैं क्लाइंट मशीन पे। अभी अगर मैं यहां पर अगेन
प्रीत से लॉग ऑफ करके दोबारा से लॉग इन करूं तो ये आराम से अपने अकाउंट को एक्सेस कर रहा है। अब मान लीजिए मुस्तफा जी और विनोद जी किसी भी रीजन से भाई, अगर ये डीसी मशीन डाउन हो गया किसी भी रीजन से, यानी कि क्लाइंट का प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर डाउन हो गया, तो अब दोबारा से मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, इसको लॉग ऑफ करता हूं, दोबारा से लॉगिन करने की कोशिश करता हूं। ये देखिए जरा, ऑन द स्पॉट इस ऑब्जेक्ट का ऑथेंटिकेशन क्लियर हो गया। तो मुस्तफा जी इसलिए हम लोग यूज करते हैं एडीसी, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर डीसी मशीन डाउन होता है तो एडीसी सभी क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। सर within how many seconds वो replicate होता है between DC and देखिए ये तो डिपेंड करता है मुस्तफा जी आपकी नेटवर्क ट्रैफिक पर, बैंडविड्थ पे। okay. लेकिन इसको मिली सेकेंड्स लगते हैं, मिली सेकेंड्स। जैसे ही आप कोई उधर चेंजेस करेंगे तो उधर अपडेट हो जाएगा, उधर कुछ चेंजेस करेंगे ऑन द स्पॉट उधर अपडेट हो जाएगा। अगर कोई भी मशीन डाउन होता है तो ऑन द स्पॉट भाई क्लाइंट के पास में प्रेफर डीएनएस सर्वर भी अवेलेबल है, ऑल्टरनेट भी है। अगर सबसे पहले वो प्रेफर को ही हिट करेगा, अगर उधर से रेस्पॉन्ड मिलेगा तो वेल एंड गुड, वरना वो अपनी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा ऑल्टरनेट डीएनएस सर्वर के पास। ठीक है। कमलेश भाई कोई डाउट है? नहीं सर। विनोद भाई? नहीं सर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे को 2 प्रैक्टिकल और कराने हैं। एक हमारा डन हुआ आज का, सेकंड पे नहीं यार, ये वाला नहीं चलेगा इसमें। इसके लिए मेरे को कंटेंट, इसमें मेरे को RDC, ठीक है। मुस्तफा जी स्टार्ट करें? जी सर। ठीक है, अभी हम लोग एक नई कंडीशन डिस्कस करेंगे। कंडीशन ये है, मान लीजिए हमारे पास में एक सर्वर मशीन अवेलेबल है, डीसी मशीन अवेलेबल है इधर गुजरात में, कमलेश जी के पास। अब डीसी मशीन जिस पर मैंने malik.com के नाम से डोमेन क्रिएट किया हुआ है, और डीसी मशीन जिस पर मैंने अराउंड 1000 यूजर्स क्रिएट किए हुए हैं, और ये 1000 यूजर्स ब्रांच ऑफिसेस से जाकर अपने अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं। गुजरात के अंदर डीसी मशीन अवेलेबल है, हरियाणा लोकेशन, मुंबई लोकेशन और दिल्ली लोकेशन पर ब्रांच ऑफिसेस है। अब ये सभी ब्रांच ऑफिसेस इंटरनेट के थ्रू डीसी मशीन से कनेक्ट है, और ये सभी 1000 यूजर्स इन ब्रांच ऑफिसेस से जाकर अपने अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं बिंदास तरीके से। अब प्रॉब्लम ये हुई मुस्तफा जी कि अगर किसी भी यूजर को अपने अकाउंट की ऑथेंटिकेशन करानी है, यानी कि अगर कोई भी यूजर किसी भी ब्रांच ऑफिस से लॉगिन करता है
तो उसकी ऑथेंटिकेशन इंटरनेट के थ्रू डीसी मशीन के पास जाती है। डीसी मशीन उस ऑब्जेक्ट की ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई करता है, देन वो इधर लॉगिन कर पाता है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो इंटरनेट के थ्रू डीसी मशीन के पास जाती है, डीसी मशीन उसे रेस्पॉन्ड करता है, देन वो इधर उसको अवेलेबल होती है। मुस्तफा जी, जब माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर 2000 यूज किया जाता था तो यही फंडा चलता था। उसमें ब्रांच ऑफिसेस के अंदर कोई भी क्वेरी डीसी मशीन के पास जाती थी, वहां से रेस्पॉन्ड मिलता था, देन वो ब्रांच ऑफिस के अंदर उसको एक्सेस कर पाते थे। अब यहां पर इश्यू ये आया कि यहां पर छोटी छोटी रिक्वेस्ट के लिए भी उन्हें इंटरनेट के थ्रू डीसी मशीन के पास जाना होता था। जैसे कि ऑथेंटिकेशन क्लियर करानी है, भाई ऑथेंटिकेशन तो एक नॉर्मल चीज है, के साथ साथ अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया जब माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर 2000 को अपग्रेड किया और मार्केट में इंट्रोड्यूस किया सर्वर 2003। सर्वर 2003 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार एडीसी इंट्रोड्यूस किया, बोले तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तो इसका बेनिफिट ये हुआ मुस्तफा जी कि हर एक ब्रांच ऑफिसेस के अंदर एडीसी अवेलेबल कराए गए। एडीसी भाई काफी बार ऐसा होता था कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी नहीं होती थी, जिस रीजन से ये पूरे ब्रांच ऑफिसेस जो है वो डाउन रहते थे। फिर जब माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर 2003 मार्केट में इंट्रोड्यूस किया तो उसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने एडीसी भी अवेलेबल कराया। तो उसका बेनिफिट यह हुआ कि सभी ब्रांच ऑफिसेस के अंदर एडीसी इंस्टॉल किए गए। अब एडीसी इंस्टॉल करने का बेनिफिट यह हुआ कि डीसी ने अपने सभी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को इन एडीसी के साथ रेप्लिकेट कर दिया कि भाई अगर इन यूजर्स को किसी भी टाइप के डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होगी, किसी भी टाइप की एक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये डीसी मशीन से कांटेक्ट ना करके अपनी ब्रांच ऑफिस के ही एडीसी से कांटेक्ट करे और यहीं से ही एडीसी उनको रेस्पॉन्ड कर दे, ताकि हर एक रिक्वेस्ट के लिए उन्हें डीसी के पास ना जाना पड़े या डीसी को हिट ना करना पड़े। अब इसका बेनिफिट यह हुआ कि ब्रांच ऑफिसेस के बंदों को डीसी से कांटेक्ट नहीं करना पड़ता था और वो यहीं से ही अपनी क्वेरी को सॉल्व करा लेते थे, जिस रीजन से डीसी मशीन के पास भी बर्डन रिड्यूस हो गया या ट्रैफिक रिड्यूस हो गया। अब इसका भी एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये रहा मुस्तफा जी कि जो डीसी मशीन का जो एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था वो लूज हो गया, क्योंकि हर एक ब्रांचेस ने अपने यूजर्स को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। किसी भी यूजर का अगर पासवर्ड चेंज कराना है तो ये लोग अपने एडीसी से ही कांटेक्ट कर लेते थे, डीसी को कोई पूछता तक नहीं था और यहीं से ही वो अपडेट हो जाता था। अगर किसी भी ब्रांच के अंदर कोई भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता था तो वो यहीं से ही अपने एडीसी को कांटेक्ट करते थे, यहीं से वो चेंजेस कर देता था और इधर वो अपडेट कर लेते थे, इसको कोई पूछता तक नहीं था। तो जिस रीजन से हर एक ब्रांच ने अपने यूजर्स को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना स्टार्ट कर दिया, जिस रीजन से डीसी मशीन की जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था वो लूज हो गया,
क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि एडीसी मशीन को सभी डोमेन ऑब्जेक्ट पर रीड एंड राइट परमिशन अवेलेबल होती है, लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर 2003 को अपग्रेड किया और मार्केट में इंट्रोड्यूस किया सर्वर 2008, सर्वर 2003 को अपग्रेड किया और मार्केट में इंट्रोड्यूस किया सर्वर 2003, तो सर्वर 2003 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार आरओडीसी इंट्रोड्यूस किया। आरओडीसी स्टैंड्स फॉर रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। RODC stands for Read Only Domain Controller, यानी कि RODC एज अ डीसी ही बिहेव करता है, लेकिन इसे सभी डोमेन ऑब्जेक्ट पर रीड ओनली परमिशन होती है। जैसे कि तो जब माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर 2008 के अंदर RODC इंट्रोड्यूस किया, फिर सभी ब्रांचेस के अंदर RODC इंप्लीमेंट किए गए। अब आरओडीसी इंप्लीमेंट करने का बेनिफिट यह हुआ कि डीसी एडीसी को भी रेप्लिकेट करता है और डीसी आरओडीसी को भी रेप्लिकेट करता है। लेकिन आरओडीसी का बेनिफिट यह हुआ कि हर एक ब्रांच के अंदर अगर किसी भी टाइप की ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो ये डीसी से कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि आरओडीसी से, ब्रांच के अंदर जो आरओडीसी है तो ये यूजर्स आरओडीसी से कांटेक्ट करते हैं और आरओडीसी इस क्वेरी को यहीं से ही रेस्पॉन्ड कर देता है। लेकिन अगर बात आती है, अगर कोई भी डोमेन ऑब्जेक्ट एडिट और मॉडिफाई किया जाना है या कोई भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाना है, तो आरओडीसी के पास में इतने राइट्स नहीं होते हैं कि वो किसी भी डोमेन ऑब्जेक्ट को एडिट और मॉडिफाई कर सके या कोई भी नया डोमेन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सके। आरओडीसी को इतनी परमिशन होती है कि वो विदाउट एडिटिंग मॉडिफिकेशन सेम डोमेन ऑब्जेक्ट को क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन जहां पर बात आती है एडिटिंग मॉडिफिकेशन की, आरओडीसी के पास में इतनी परमिशन नहीं होती है। तो जब भी बात आती है एडिटिंग मॉडिफिकेशन की, तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं आरओडीसी को, फिर आरओडीसी उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है डीसी मशीन को। अब डीसी मशीन के ऊपर है कि वो उसमें एडिटिंग मॉडिफिकेशन करता है या नहीं करता है, उस नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा या नहीं करेगा। जो भी वो यहां पर चेंजेस करता है उसे ऑन द स्पॉट रेप्लिकेट कर दिया जाता है आरओडीसी को, और आरओडीसी यहां से इनको रेस्पॉन्ड करता है। अब आरओडीसी का बेनिफिट यह हुआ कि डीसी मशीन की जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था वो एज इट इज रहा, और इन क्लाइंट को यहीं से ही रेस्पॉन्ड अवेलेबल भी रहा। तो काफी बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू के अंदर एडीसी और आरओडीसी में काफी बार डिफरेंस पूछते हैं। डिफरेंस यही होता है भाई कि एडीसी को सभी डोमेन ऑब्जेक्ट पर रीड एंड राइट परमिशन होता है, लेकिन आरओडीसी को सभी डोमेन ऑब्जेक्ट्स पर रीड ओनली परमिशन अवेलेबल होती है, जो कि पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इन सर्वर 2008। मुस्तफा जी, जी सर। कोई डाउट है भाई? नहीं। विनोद भाई? नहीं सर। कमलेश जी? नहीं सर। इसके बाद जरा हम लोग प्रैक्टिकल पे चलते हैं। तो यहां पर भी मैं अभी एक सेकंड जब इसको रिस्टोर कर लूं।
यहां पर भी मैं डीसी मशीन यूज करूंगा जिस पर मैंने ऑलरेडी malik.com के नाम से डोमेन क्रिएट किया हुआ है, node1, जिसे मैं एज अ RODC यूज करूंगा। दोनों मशीन को कम्युनिकेट कराने के लिए ब्रिज अडेप्टर डिसाइड कीजिएगा। ये जो node1 है ये बिल्कुल फ्रेश मशीन है। इसी node1 पे अगर हम लोग देखें, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश मशीन है अभी। सबसे पहले मैं इसका फायरवॉल ऑफ कर लेता हूं। और इस प्रैक्टिकल के अंदर भी सेम वही आईपी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा जो एडीसी के अंदर था, यानी कि प्रेफर में खुद का, ऑल्टरनेट में एक दूसरे का। इसी तरह मैं डीसी मशीन पे चलता हूं। डीसी, जिस पर मैंने ऑलरेडी malik.com के नाम से डोमेन क्रिएट किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसका फायरवॉल ऑफ करते हैं ताकि लिमिटेड कनेक्टिविटी ना रहे, और आईपी कॉन्फ़िगरेशन का फंडा भी सेम वही रहेगा कि प्रेफर में खुद का, ऑल्टरनेट में एक दूसरे का। अभी मैं डीसी मशीन पर कुछ डोमेन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेता हूं, जैसे कि ये वेरीफाई करने के लिए क्या डीसी अपने सभी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को आरओडीसी के साथ रेप्लिकेट करता है या नहीं करता है। ठीक है। दूसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब यहां पर हमें मुस्तफा जी एक ऐसा यूजर चूज करना है जिसे हम लोग आरओडीसी की परमिशन को डेलीगेट कर सके। हमें एक ऐसा यूजर डिसाइड करना है जिसे हम लोग आरओडीसी की परमिशन को डेलीगेट कर सके। अब मान लीजिए आप प्रीत यूज कर रहे हो। अब प्रीत को आप एज अ आरओडीसी यूज करना चाहते हैं, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। तो आपको क्या करना है भाई, प्रीत यूजर को आपको इस वाले ग्रुप का मेंबर बनाना पड़ेगा, या प्रीत यूजर को इस ग्रुप में ज्वाइन कराना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी मशीन पर एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल करते हैं, यानी कि जो मशीन एज अ डोमेन कंट्रोलर बिहेव करती है, उस मशीन पर ये ग्रुप ऑटोमेटिक जनरेट हुआ मिलेगा आपको। तो इस ग्रुप के अंदर आपको ऐड टू अ ग्रुप और रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर्स ग्रुप
विनोद भाई, कमलेश भाई, हाँ जी। अब लोस्ट कर दिया सर को? नहीं सर, अभी आ रहा है। अच्छा, ठीक है। हेलो मुस्तफा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, अब भी आ रही है सर, यस। ठीक है। अभी कमलेश नहीं डीसी डीसी में क्या कर रहा था? ठीक है यार, मशीन को रिस्टोर ही कर लेते हैं क्योंकि सडनली डाउन हो गया तो रिस्टोर ही कर लेते हैं मशीन को। साला वही है ना, ये भी आपको सो जाओ को सोच रहे थे जल्दी से प्रैक्टिकल परफॉर्म हो जाए। मेरे को 2 मिनट का टाइम देना यार, मेरा लाइट फ्लक्चुएट हो गया था अभी, तो मशीन डाउन हो गई थी। डीसी नोड 1 पे सेम आईपी कॉन्फ़िगरेशन रखना है मलिक साहब आपको। इधर ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन, इधर प्रेफर आईपी रखा है 100.2। क्या कर रहे हो ये मलिक साहब? 100.2 प्रेफर में 100.2 ऑल्टरनेट में 100.1 बोले तो डीसी का। इसके बाद क्या ये आरओडीसी डीसी से पिंग कर रहा है क्या? ठीक है, हो रहा है, लेकिन डीसी मशीन पे जाकर सबसे पहले इसका भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना कमलेश जी, कोई भी प्रैक्टिकल अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो बिल्कुल जीरो से प्रैक्टिकल को उठाओ, बिल्कुल जीरो से। आईपी, फायरवॉल, ये सारी सेटिंग आप सबसे पहले कॉन्फ़िगर करो, क्योंकि अगर आप किसी प्रैक्टिकल को बीच से उठाओगे तो आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं होगा। ये डन हुआ। इतना करने के बाद टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स के अंदर ये सबसे पहले मैं इधर रीड नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। सनी नाम से भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कुछ डोमेन ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और प्रीत ऑब्जेक्ट को मैं रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर्स ग्रुप में ज्वाइन कर रहा हूं। सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ठीक है, इतना करने के बाद भाई अब आप लोग नोड 1 पे चलिएगा, जिसे हम लोग एज अ आरओडीसी यूज करना चाहते हैं।
अभी आप देख सकते हैं कि आरओडीसी मशीन यानी कि नोड 1 जो है ये बिल्कुल फ्रेश मशीन है, तो इसे एज अ आरओडीसी यूज करने के लिए मैनेज एड रोल्स एंड फीचर्स के अंदर जाइएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब आरओडीसी इंस्टॉल करने के लिए भी आपको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पे चेक मार्क करना है, ऐड फीचर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, रीस्टार्ट, यस, देन इंस्टॉल। सर जी, हाँ जी, so for your role आप अभी घर से काम कर रहे हो or you have to go to the office? नहीं मैं अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है हमारा मुस्तफा जी। अच्छा अच्छा, okay. कभी कभी जाना होता है ऑफिस। Okay. But you can manage for your job wise servers, logging onto the servers, do the tasks, everything हाँ, हम is. लोग बिल्कुल बिल्कुल हम लोग सभी रिमोटली एक्सेस करते रहते हैं, जो भी इश्यू आता है हमारे पास में पूरा इंफ्रा का, हमारे पास में पूरा का हम लोग ही हैं जो उसको मैनेज करते हैं। तो पूरा डिजाइन है, सभी वेबसाइट है, सर्वर्स के आईपी है, पब्लिक आईपी पे सभी ऑपरेट हो रहे हैं, तो हम लोग यहीं से उनको एक्सेस करके प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करते रहते हैं। अच्छा, ठीक. बाकी L1 L2 उधर अवेलेबल ही है। And you are sir level 3? हाँ जी। Okay. अभी आप इधर देख सकते हैं कि अगेन आफ्टर इंस्टॉलेशन इधर डिस्प्ले हो रहा है प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। सेम वही फंडा, अगर आपको नया डोमेन क्रिएट करना है तो ऐड अ न्यू फॉरेस्ट, अगर आपको एडीसी क्रिएट करना है तो ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। लेकिन अगर आपको आरओडीसी क्रिएट करना है विनोद जी, अगर आपको आरओडीसी क्रिएट करना है तो उसके लिए भी आपको फर्स्ट ऑप्शन पे ही चेक मार्क रखना होगा, एड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। इधर ही आपको चेक मार्क रखना है, चाहे आप इस मशीन को एज अ एडीसी यूज करें, चाहे आप एज अ आरओडीसी यूज करें, तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑप्शन पे ही चेक मार्क रखना है। देन सेलेक्ट पे क्लिक कीजिएगा और इधर आपको डीसी यूजर नेम, ये कुछ गड़बड़ हुआ यार, हाँ, डीसी यूजर नेम और पासवर्ड। Select your domain name, then okay, then click on next. Just give your DSRM password. अच्छा अच्छा, आ गया। अब देखिए मुस्तफा जी, अगर आप DSRM पासवर्ड डिसाइड करके उसे कंफर्म करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं तो ये मशीन एज अ एडीसी बिहेव करेगी। लेकिन अगर आप डीएसआरएम पासवर्ड डिसाइड और कंफर्म करने के बाद या उससे पहले ही इधर चेकमार्क कर देते हो, केवल इस चेकमार्क का डिफरेंस है मुस्तफा जी एडीसी और आरओडीसी में। अगर आप इधर चेकमार्क नहीं करेंगे तो ये मशीन एज अ एडीसी बिहेव करेगी, वरना ये आरओडीसी बन जाएगा चेकमार्क होते ही। चेकमार्क करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब इधर आपको डेलीगेटेड एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जिस यूजर को आपने एडमिनिस्ट्रेटर की राइट्स को डेलीगेट किया है, यानी कि जिस यूजर को आपने आरओडीसी ग्रुप का मेंबर बनाया है, बोले तो प्रीत यूजर, इधर से उस यूजर को सिलेक्ट करना है। चेक नेम, ओके। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा।
रेप्लिकेट फ्रॉम, ये RODC किधर से रेप्लिकेट होगा? DC से। नेक्स्ट, नेक्स्ट, रिव्यूज और सिलेक्शंस, नेक्स्ट, और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। अभी 1 मिनट से भी कम का टाइम बचा हुआ है, जल्दी से रीलॉगिन कीजिएगा सभी लोग, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक ये मशीन भी रीस्टार्ट हो चुकी होगी।